नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी चूज करके लाया हूँ मार्केट से, पूरे के पूरे मार्केट से ढूंढ के लाया हूँ। चुनिंदा कंपनी में कुछ कंपनी निकल जाती है इस तरह की, मुझे लगता है कि शायद उसमें पोटेंशियल्स हैं या मार्केट कुछ और गैपिंग के साथ काम कर रही है, आपस में कुछ तालमेल कई बार बैठता है, कई बार नहीं भी बैठता। कंपनी को देखा जाए तो कंपनी केमिकल और कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है, नजर आती है। कहते हैं ग्रीनर इन द मोर सस्टेनेबल की बात कहती है, फर्टिलाइजर्स को लेकर कहती है और फ्रेंडली को इन्वायरमेंट फैमिली की बातें कहती है और कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के अपनी डेटाबेस सामने रखती है कि हमारे पास ये सब चीजें हैं। उसको लेकर के इनकी वेबसाइट्स पे सब चीजों को लेकर के चलती जा रही है। इनको यदि हम देखा जाए तो कंपनी के प्रोडक्टिविटीज में क्या क्या चीज ऐसा शामिल है जो हमारे मार्केट में मतलब एक मार्केट में मार्केटिंग के पर्पज से सस्टेन करती है। यहाँ पे कहती है सोडा ऐसा है। इसके अलावा कहते हैं इनमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लाइट टू डेंस सोडा की बात कहती है। इसके अलावा कंपनी फैक्ट शीट ऐसा रखती है। इसके अलावा कंपनी अलग फैक्ट शीट में क्या है क्या नहीं है, तो कहती है एल्काइल्स केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द ग्रांस की बात कहती है। उसमें क्या है फैक्ट के बदल, फैक्ट की वजह कहती है कि फैक्ट शीट में कंपनी के पास इंफॉर्मेशन है जो कंपनी 1980 में 81 में बनी थी। चेन्नई बेस्ड कंपनी है। पब्लिक होल्डिंग की बातें कहती है, तो 25% की बातें कहती है और अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाकी सब चीज़ों को लेकर के दर्ज करती है। मतलब सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कंपनी फर्टिलाइजर और से बिलोंग करती नजर आती है। और क्या इसको लेकर के मार्केट का कैसा पोटेंशियल रहा है, कैसा ग्राफ की बात कहती है, कैसा चार्ट ग्राफ कहता है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कुछ परतों को हम धीरे धीरे समझने की जरूरत है। एक साल की ट्रेंडिंग में देखा गया कि मार्केट में अप डाउन की सिचुएशन में ऑन ऑन एवरेज आज भी यदि हम एक साल की डेटाबेस को देखें तो निगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन ये एक टाइम फ्रेम की बात है, हो सकता है उस टाइम पर बुल मार्केट थी, आज बेयर मार्केट है, या स्टॉक की जो डिमांड थी उस टाइम पे आज डिमांड नहीं है, इस तरह से आंकड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा गया कि मैं इसमें ये बात कह सकता हूँ कि अच्छे खासे पैसे लोगों के निकले हैं और कुछ पैसे बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि मार्केट लगातार अप ट्रेंड में नहीं था, डाउन ट्रेंड में नहीं था, सेम रेंज में बार बार अप डाउन की सिचुएशन में सेम रेंज प्राइस रेंज में घूमती नजर आई थी। जहां तक इस कंपनी का कुछ पॉइंट आउट व्यू से सवाल है और सवाल के साथ समझने वाली बात है। देखिए, जहां हम लोग देखते हैं कि आरओई काफी बेटर होना चाहिए, वहां पे 166% की बातें कहती है, आरओ 146% की बातें कहती है। जो प्राइस बुक वैल्यू है वो केवल 10 रुपए के आसपास आंकड़ा कहती है और प्राइस टू बुक वैल्यू नियरली 878% की बात। यदि इंटरेंसिक वैल्यू को देखें तो 75 रुपए तक के डेटा की बेस बात ही कहती है। इसके मुताबिक यदि देखेंगे तो इंडस्ट्रियल के पी के मुकाबले आज भी स्टॉक में उतनी रैली नहीं बनी है जो कि कभी हुआ करता। आजकल बिल्कुल मार्केट खाली है कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों के पीयर्स के मुकाबले। यदि कंपनी में नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 12 करोड़ 20 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 1100 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा देती है। हायर तो 117 तक गई थी, लोअर साइड के लिए बात किया तो करीब 68 तक गई। फिलहाल यदि आप प्राइस को देखते हैं तो ये लगता है कि अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड के लिए धीरे धीरे दिखती नजर आती है अपनी बॉर्डर प्राइस से उछल कर। जहां तक प्रमोटर का सवाल है, कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग है, कोई प्लेज का सवाल नहीं है, डिविडेंड का कोई सवाल नहीं है। डेट टू इक्विटी को लेकर 0.52 का आंकड़ा देती है और करंट रेशियो के नंबर भी करीब 0.92 का आंकड़ा साझा करती है। इसके अलावा एक दो बातों को और हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें खास करके हम कहते हैं कोई भी कंपनी हो, बिजनेस जो भी करती हो, जिस भी बिजनेस से हो, उसका ओवरऑल कितनी कमाई सेव करती है और मार्केट में आज के टाइम उनके लेकर के उधार की कितनी परसेंटेज रखी है एज पर द प्रॉफिट और एज पर द सेल्स की आंकड़ा के बेसिस पे। कंपनी 1971 में बनी थी और इसके अलावा यहाँ पे ये कहती है 1971 में बनी थी और यहाँ तो कुछ और डेटा सामने रखती है, ये कहती है कि 1981 में बनी थी। अब दोनों के आपस में पता नहीं 10 साल का क्या अंतर है, मुझे नहीं पता। आपस में 10 साल की गैपिंग की बात कहती है, जो भी हो। लेकिन जो भी हो उसको कहते हैं जो सोडा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा और जो कि एल्युमिनियम क्लोरासाइड फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें कंपनी का कारोबार रहा। यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो उसके मुताबिक कुछ आंकड़ा देती है कि नहीं देती है। ईयरली बेसिस पे डेटाबेस के मुताबिक कंपनी साल दर साल में 2020 के कंपेरिजन 23 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन 23 के मुकाबले 23-24 में गिरावट दर्ज करती है, चाहे वो नेट इनकम ही
क्यों ना दर्ज किया। क्वार्टरली डेटाबेस में लगते है कि यहाँ पे सस्टेन करती नजर आती है। जिस तरह से सितंबर 23 में आंकड़ा था उसके मुकाबले सितंबर 24 का आंकड़ा आया था अप डाउन की सिचुएशन में वाई मुताबिक पे 16% से गिरावट होते होते नेट इनकम 17% तक की गिरावट दर्ज कर। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा पिक पे नहीं है सेल्स, क्योंकि इससे पहले भी अच्छा खासा 500 करोड़ तक की सेल्स क्रिएट किया था। प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं था, जब लगातार जो कंपनी नुकसान झेल रही थी काफी टाइम तक, खास कर कहते हैं कि 13 के बाद कंपनी 2022 तक लगातार नुकसान ही झेलती रही, और नुकसान में झेलने का सबसे पहला रीजन था ऑपरेशन से ही कंपनी का नुकसान था। वो 23 के बाद 23 के बाद 2 साल से मार्केट ने इसको क्या दिया है, एक पुल बैक दिया है सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे। क्या लगता है कि यहाँ पे सेल्स आंकड़ा बढ़ रही है, प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो क्या आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज क्या था, तो वो भी काफी कम दर्ज करते हैं, जो कि रिस्क फैक्टर को हम एक एनालाइज कर लेंगे छोटी सी पार्ट के साथ। रिस्क फैक्टर्स को लेकर कहती है जो कंपनी में केवल 1 महीने की रिस्क फैक्टर है और कंपनी इतनी तेज है, वो समझने वाली बात है। मैं आप हाईलाइट हमेशा करता हूं, यदि आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, किसी कंपनी में आप किसी भी कंपनी की बात करूं, तो या मान लेते हैं इनकी वेंडरों को आपकी कनेक्शन है, तो वो उनका पेमेंट 257 दिन में देती है और अपने क्लाइंट से 28 दिन में पैसा देती है, अर्थात इस दौरान की पैसे को वो अपने बिजनेस में यूटिलाइजेशन करती है। जहां तक रिस्क फैक्टर का सवाल है कंपनी में, तो कंपनी में करीब जो कर्ज था, जो लगातार इनका रिजर्व निगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी और आके पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, तो यहाँ से मार्केट को पुल बैक मिलना चाहिए था। सिंपल सी बात है, और सिंपल सी बात में देखा गया कर्ज करीब 67 करोड़ के आसपास आज भी दर्ज करती है, जो कि बीच में कभी नहीं था। अर्थात कंपनी ने कर्ज लेकर के कुछ कामकाज करने की कोशिश किया है, जहाँ पे फिक्स एसेट उतना ही था, वर्किंग प्रोग्रेस में ज्यादा देखने को मिला है, और बाकी जो फंड है वो अदर एसेट्स के अंदर दर्ज करती हुई नजर आती है। इसी को लेकर हमने कंक्लूसिव डेटा लिया था कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस में 27% की सेविंग करती है, और इस 27% के सेविंग के पीछे यदि हम सेल्स के आधार पे आउटस्टैंडिंग पोर्शन को देखें तो केवल 19% के आंकड़ा दर्ज करती है। इसके अलावा यदि आप आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट रेशियोज को देखते हैं तो करीब करीब 65% का आंकड़ा आउटस्टैंडिंग में पड़ी हुई है, अर्थात 35% के आंकड़ा हाथों में मिल चुका है। अर्थात वो भी पैसा जो है 1 महीने में आ जाएंगे, और वो पैसे को यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, अपने वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करेंगे। जहां तक सीजीआर के बेसिस पे सवाल है कंपनी का, तो कुछ बेटर परफॉर्मेंस कर रही थी और कुछ अच्छी स्टॉक प्राइस सीजीआर भी बढ़ती जा रही थी, जबकि रिटर्न इक्विटी लगातार बेटर करती नजर आती है। लेकिन कुछ इस सालों की डेटाबेस के मुताबिक पिछले 1 साल से इसमें डाउनग्रेड डाउन ट्रेंड की बात दर्ज करती है। जहां तक कंपनी में निवेशकों का सवाल है, तो पीयर्स के मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी जो कि बाकी कंपनी ऐसी सेक्टर की, चाहे एजी ईजीपी गर्ल्स हो, गुजरात हो, कामिन हो, आंध्रा शुगर्स ऐसे कंपनी शामिल है, उसके मुकाबले आज भी यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट में पूरे के पूरे जगह खाली है इसमें रहने के लिए। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है जो कंपनी में धीरे धीरे निवेशकों का तादाद तो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज कर, जहाँ पे करीब 26,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। और साथ में कुछ बल्क डील भी शामिल हुआ था, जो कि नवंबर के महीने में देखने को मिला कि कुछ कुछ प्लेयर ने यहाँ अपनी पोजीशन लगातार लेने में चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोजीशन की बात किया जाए तो एक प्रमोटर है जन पे वैकली सिक्योरिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड, जिन्होंने नवंबर में करीब 10 लाख 10-20 लाख 30 लाख 40 लाख और कह सकते हैं कि 40-50 लाख अर्थात 50 लाख शेयर इन्होंने नवंबर के महीने में खरीदे हैं। तो ये एक क्या दर्ज करती है, ये एक सेंटीमेंट दर्ज करती है। और साथ में जो इनकी एक कंपनी है जिन्होंने एक्विजिशन किया था करीब इसी साल की बात है नवंबर के महीने में, जो प्रमोटर्स ग्रुप के बाद साथ बिलोंग करती है, उनकी करीब करीब 2% की होल्डिंग इन्होंने बनाई थी, ऐसा दर्ज करती। प्रमोटर के अलावा यदि हम देखा है तो कंपनी में कुछ निवेशक हैं, जिसमें कि हमने इसका ही नाम देखा था। इस कंपनी ने अपनी पोजीशन लगातार बिल्डअप करने में लगी, अर्थात आम पब्लिक के पास केवल पता है कितना होल्डिंग है, केवल 7 से 7.5% की होल्डिंग है, और उसमें 25 से 30,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और साथ में इंक्लूजन ये कहता है कुछ बातें इनको फेवरेबल डायरेक्शन में दर्ज करती है, तो कुछ इनको इनफेवरेबल करती है, खास करके डिविडेंड को, ट्रैक रिकॉर्ड को मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट जो अदर सोर्स ऑफ इनकम उसको भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि कुछ इनको रिस्क फैक्टर पे इसको देखा जा समझा जा सकता है।
जहाँ तक कंपनी का देखा जाए तो कंपनी कमोडिटीज केमिकल से डील करती नजर आती है। और इनकी वेबसाइट्स में तो उन्होंने पावर सेक्टर भी मेंशन किया होता है ना, जहाँ पे पावर सेक्टर में शायद कंपनी कामकाज करती है। इनके मुताबिक यदि देखा तो कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स की बात कहती है, अलग अलग प्लांट्स, यहाँ पे सोडस के प्लांट की बातें कहती है। इसके अलावा स्टॉक इन्फॉर्मेशन की बातें उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ही मेंशन करके रखी है। तो यहाँ पे बीएसई के डेटाबेस के मुताबिक यदि आप कॉर्पोरेट एक्शन को देखते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड का कोई पार्ट अभी तक दिया नहीं। स्टैंड ऑन डेटा बेसिस पे देखा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भले ही सेल्स का सस्टेन बेटर करता हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी गिरावट का दौर चलता रहा है क्यू और क्यू बेसिस पे। जबकि इनको लेकर के आप एनालिसिस बात देखने को ना, जो स्टॉक प्राइस है पिछले कुछ पीरियड में, खास करके 2 साल से लेकर के 10 सालों के दौरान में अच्छी खासी रैली थी, लेकिन अब बिल्कुल रैली नहीं दिखती है, क्योंकि मार्केट लगातार कुछ दिनों से क्या था, निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। क्योंकि आप यदि पीएल को देखेंगे तो 2013 के बाद कंपनी कभी उबड़ी नहीं, कंपनी कभी उबड़ी नहीं, और अब जाके उबरने की कोशिश में है, और जो कि 101 करोड़ तक से लेकर के 81 करोड़ तक की प्रॉफिटिबिलिटी की बात दर्ज करती है। अब लगता है कि यहाँ से सस्टेन बेटर कर सकती है आने वाले समय में, जो कि इनको इम्पैक्ट भी डालती है, कुछ इनको हिट करने की कोशिश में है। ऐसा चीज़ें को देखा जा समझा जा सकता है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर हम लोग जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों हमेशा एक गोल्डन रूल को याद रखते हैं, और गोल्डन रूल ये मार्केट को लेकर कहती है, जब भी आपको अप ट्रेंड के लिए कोई स्टॉक खुलता हो तो उसमें स्टे करना आसान है। लो ट्रेंड के लिए है तो एसएल करके निकलना आसान है। सेम रेंज के लिए बात करें किया जाए तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दोबारा अच्छा लगा एंट्री किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। लेकिन गोल्डन रूल ये कहता है, जो मार्केट में अपनी पैसे को खुद महत्व को समझना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, और यदि वो अपने मुताबिक काम ना हो, मार्केट जिस पोजीशन पे हमने लिया और या उसके मुताबिक काम ना हो, और ट्रेंड हमारी रिवर्सल हो गई जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने लिया था, तो सबसे बेटर है अपने एसएल के साथ, थोड़ा सा एसएल के साथ निकलना। और यदि मार्केट में काफ़ी सारी कंपनी कमी नहीं है, रिसर्च की कोई कमी नहीं है, ना कंपनी कमी है, आजकल काफ़ी आसानी से मिल जाती है चीज़ें। और साथ में गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसे को सदुपयोग और पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज करके अपनी खुद की पॉलिसी बनाना चाहिए। खुद की पॉलिसी के मुताबिक ही मार्केट हो या पर्सनल लाइफ हो, इसको एक्सपेंड या ट्रेड किया जा सकता है। ये एडवाइस हमेशा रिकमेंडेशन भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।